इस लेक्चर का टॉपिक है रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। तो अब तक हमने जो रिफ्रैक्शंस में इमेजेस वगैरह की लोकेशंस कैलकुलेट करी थी वो प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्शन था। अगर स्फेरिकल सरफेस दो मीडियम्स को सेपरेट कर रही है, सपोज इधर n1 है इधर n2 है, और ये स्फेरिकल सरफेस इस तरीके से रखी हुई है यहाँ पे कि इसका जो सेंटर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो इधर की तरफ कहीं लाई कर रहा है। इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो आर के इक्वल है। सपोज़ एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है और ये जो लाइन है वो लाइन इस पार्ट के लिए, इस स्फेरिकल सरफेस के लिए एक सिमेट्रिकल एक्सिस है और इसको आप बोल सकते हो कि ये इसका पोल है। तो दिस इज़ लाइक अ पोल और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट मैंने रख दिया है। अब इसकी इमेज कहाँ बनेगी उसके लिए हमें एक फॉर्मूला डराइव करना है, तो देखते हैं कि किस तरीके से किया जाए। और अल्टीमेटली हमें वही बेसिक्स फॉलो करने हैं। तो जो बेसिक्स हैं वो यही है कि आप अगर रिफ्रैक्शन है तो स्नेल्स लॉ अप्लाई करोगे, अगर रिफ्लेक्शन है तो आप यहाँ पे जो भी रिफ्लेक्शन के लॉज होते हैं आई इज इक्वल टू आर उनको फॉलो करोगे। और इमेज ऑब्टेन करने के लिए आपको चाहिए कि आप दो रिफ्रैक्टेड रेज यहाँ पे ऑब्टेन करो, क्योंकि ये रिफ्रैक्ट करेगा तो दो रिफ्रैक्टेड रेज ऑब्टेन की जाएंगे और उनका जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उसी को हम इमेज बोलेंगे। अब जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ कि सिर्फ प्लेन मिरर एक ऐसी डिवाइस है जहाँ पे ऑब्जेक्ट एक और उसकी इमेज भी एक ही होती है, चाहे वो कहीं पर भी इंसिडेंट हो प्लेन मिरर में। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। जब से हमने स्फेरिकल मिरर और ये सब स्टार्ट किया था तब से ये चीज़ बार बार निकल करके आ रही है कि हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस स्मॉल रख करके कैलकुलेशंस करनी होती है अपने सिलेबस के लिए। तो यहाँ पर भी हम यही करेंगे कि जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो काफ़ी स्मॉल है, उसके लिए ही हम फॉर्मूला यहाँ पर डराइव कर रहे हैं। वी आर डराइविंग द फॉर्मूलाज ओनली फॉर द केसेस ऑफ स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो उसके लिए यहाँ पे आगे देखते हैं किस तरीके से किया जाए। तो सपोज़ मैं एक यहाँ से एक रे ले रहा हूँ, एक रे तो यही हो जाएगी सीधे सीधे। और ये जो रे है क्योंकि इसी पे कहीं ना कहीं सेंटर लाई कर रहा है तो ये एक नॉर्मल इंसिडेंस की तरह काम करेगा। नॉर्मल इंसिडेंस अगर है तो रे अनडेविएटेड एज इट इज़ पास हो जाएगी यहाँ पर ये। तो नॉर्मल इंसिडेंस, तो ये एक यहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे है। इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे कितना था, 0 डिग्री था एक तरीके से, क्योंकि ये नॉर्मल के अलॉन्ग ही था। अब अगली जो रे है वो इसके जस्ट पास में ही है, बहुत नज़दीक ही है। अगर बहुत नज़दीक रहेगी तब भी एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो 0 से हल्का सा ही चेंज होगा, लेकिन डायग्राम की क्लैरिटी के लिए उसको ऊपर की तरफ यहाँ पे जाते हुए दिखाया जा रहा है। तो सपोज़ ये एक दूसरी रे में यहाँ पे ले रहा हूँ और पहले तो ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पर ये किस तरीके से इंसिडेंट हुई है। तो यहाँ कहीं पे सपोज़ मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि दिस इज़ आवर सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर को अगर आप इस पॉइंट से ज्वाइन कर दो, क्योंकि ये स्फेरिकल सरफेस है, तो इस पॉइंट को सेंटर से अगर ज्वाइन कर दिया जाए तो यही नॉर्मल हो जाएगा। तो दिस इज़ द नॉर्मल एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। तो ये जो रे है वो रे इस तरीके से प्रोसीड करते हुए जा रही थी यहाँ पे। मैं अज्यूम करता हूँ कि अब क्योंकि यहाँ पे डायग्राम में दिखाना पड़ेगा कि या तो ये जो नॉर्मल है नॉर्मल से अवे बैंड हुआ है या फिर नॉर्मल की तरफ यहाँ पर ये बैंड हुआ है। तो मैं इसको नॉर्मल से नॉर्मल की तरफ ही बैंड अज्यूम कर रहा हूँ। मैं n2 को n1 से एक तरीके से बड़ा अज्यूम कर लेता हूँ। तो उसके बाद में क्योंकि ये नॉर्मल है और ये जा ऐसे रहा था, तो नॉर्मल की तरफ सपोज अगर ये बैंड हो जाता है तो इट विल गो लाइक दिस। तो दिस इज़ इंसिडेंट रे, दिस इज़ रिफ्रैक्टेड रे, ये भी इंसिडेंट रे है और ये उसके रिफ्रैक्टेड रे है, और इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पर ये है। तो दिस इज़ इमेज। और इस पर्टिकुलर सिचुएशन में एक तरीके से ये रियल इमेज है, क्योंकि यहाँ पर ये जो कन्वर्जिंग रेज हैं, कन्वर्जिंग रेज के इंटरसेक्शन पॉइंट से मिला है यहाँ पर ये, तो दिस इज़ रियल इमेज। ये डाइवर्जिंग रेज के इंटरसेक्शन पॉइंट का यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, तो एक तरीके से दिस इज़ अ रियल ऑब्जेक्ट। तो ये जो डायग्राम यहाँ मैंने बना दिया है दैट इज़ रियल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज। हम जब यहाँ पर डेरिवेशंस करते हैं, इससे पहले भी हमने डेरिवेशंस किए थे, तो डेरिवेशंस में डायग्राम एक बनाते हैं, फिर बाद में साइन कन्वेंशन का यूज़ करके उसको हर एक सिचुएशन के लिए अप्लीकेबल बना दिया जाता है। तो साइन कन्वेंशन यहाँ पर भी वही रहेगा। इंसिडेंट रे के अलॉन्ग जो भी हम मेज़र करेंगे वो पॉजिटिव होगा। जैसे यहाँ पर ये आपका एक तरीके से पोल हो गया, आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर मेज़र करना है तो पोल से इधर की तरफ आकर के मेज़र करना पड़ेगा, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एक तरीके से नेगेटिव। फिर उसके बाद में सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो अगर हमें कभी ज़रूरत पड़ती है आगे रेडियस ऑफ कर्वेचर लिखने की, तो बाद में अगर हम साइन कन्वेंशन का यूज़ करेंगे तो हमारे लिए पॉजिटिव होगा एक तरीके से। इमेज डिस्टेंस भी एक तरीके से हमारे लिए यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा। तो वो आगे चल के हम फॉर्मूलेज को जब अपडेट करेंगे अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, तब वहाँ पे ये साइन कन्वेंशन काम में आएंगे। फिलहाल तो अभी यहाँ पर जो काम में आएगी वो है ज्योमेट्री, क्योंकि टॉपिक का नाम ही ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है, तो ज्योमेट्री इसमें बहुत ज़्यादा काम में आती है। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहे हैं, इन एंगल्स को मैं यहाँ पे कुछ लिखता चला जाता हूँ यहाँ पर।
तो यहाँ पे पहले तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो ये आपका नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये सभी एंगल काफ़ी स्मॉल है, इसका ध्यान रखेंगे हमेशा। और ये नॉर्मल एक तरीके से नॉर्मल, और इसके साथ में ये जो एंगल बनेगा दिस इज़ योर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। बाकी के जो एंगल्स हैं यहाँ पे उनको मैं नाम देता हूँ, सपोज दिस एंगल इज़ अल्फ़ा, दिस एंगल इज़ बीटा, एंड सपोज दिस एंगल इज़ गामा। तो ये आर है और यहाँ पे गामा है, तो दोनों अलग अलग थोड़े से दिख रहे हैं यहाँ पे, दिस इज़ गामा एंड दिस इज़ आर। ये जो पॉइंट है ये पॉइंट इस पोल के बहुत ही नज़दीक है। अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर टाइप का अगर ड्रॉप कर देता हूँ तो डायग्राम में ज़रूर ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन इट इज़ ऑलमोस्ट एग्जैक्टली एट दिस लोकेशन ऑफ पोल। ठीक है, ये चीज़ अज्यूम करते हुए चलेंगे। सपोज पोल है, इसको मैं पी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, और सपोज दिस पॉइंट इज़ क्यू। अब इसके बाद में इसमें हमें ज्योमेट्री का यूज़ करना है, स्नेल्स लॉ का यूज़ करना है, इन दोनों का यूज़ करके लोकेशन पता करनी है कि इमेज कहाँ पर बन रही है। तो सबसे पहले मैं स्नेल्स लॉ का यूज़ कर लेता हूँ। तो स्नेल्स लॉ, स्नेल लॉ के अकॉर्डिंग n1 sin i दिस इज इक्वल टू n2 sin r, और क्योंकि ये एंगल काफ़ी स्मॉल है, स्मॉल एंगल्स, तो स्मॉल एंगल्स के लिए n1 i दिस इज इक्वल टू n2 r। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेटेड हो गया यहाँ पर फॉर स्मॉल एंगल। इसीलिए मैं कह रहा हूँ बार बार कि जो भी फॉर्मूलेज आने वाले हैं उसको आप स्मॉल एंगल के लिए ही अप्लाई कर सकते हो, यानी कि नियर नॉर्मल इंसिडेंस के लिए अप्लाई किए जा सकते हैं। तो डेरिवेशन वी आर डूइंग फॉर नियर नॉर्मल इंसिडेंस ओनली। ठीक है, इसका जरूर ध्यान रखें, नियर नॉर्मल इंसिडेंस। अगर नियर नॉर्मल इंसिडेंस नहीं, एंगल कुछ 40 50 60 कुछ बन रहा है अगर आई यहाँ पे, तो आपको जो भी प्रोसेस है उस पूरे प्रोसेस से गुजर करके आंसर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट अब यहाँ पे, अब सपोज अभी फ़िलहाल मैं इसको बस एक डिस्टेंस की तरह यहाँ पे ले रहा हूँ यू, बाद में साइन कन्वेंशंस यूज़ किए जाएंगे। ये हो गया सपोज आर डिस्टेंस, और जैसे इमेज के लिए वी लिखा जाता था वैसे यहाँ पर इसके लिए भी मैं यहाँ पर वी यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अब इसमें कुछ रिलेशंस इन एंगल्स के बीच में हमें एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, तभी वी कैलकुलेट हो पाएगा इसमें यहाँ पर। तो अब ट्राइंगल्स का कुछ यूज़ करते हैं इसमें आगे। तो ट्राइंगल्स का अगर इसमें यूज़ किया जाए तो पहले मैं यहाँ पर ट्राइंगल उठा रहा हूँ क्यू ओ सी, ट्राइंगल क्यू ओ सी, क्यू ओ एंड सी। इसमें आप देख सकते हो कि ये जो आई एंगल है ये बाहर बनने वाला एंगल है, और अल्फ़ा और बीटा यहाँ पे इंटीरियर एंगल हो जाएंगे एक तरीके से। जैसे ट्राइंगल की ये जो प्रॉपर्टी होती है बहुत बार पहले भी यूज़ हुई कि ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का जो समेशन होता है वो इस एंगल के बराबर हो जाता है यहाँ पे। तो वैसे यहाँ पे दिख रहा है इसमें, तो आई इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा, ये आ गया। तो एक इक्वेशन यहाँ से भी आ गई, एक रिलेशन यहाँ से भी आ गया। फिर उसी तरीके का रिलेशन आपको यहाँ पर मिलेगा, ये जो ट्राइंगल यहाँ पर बन रहा है क्यू सी आई, ट्राइंगल क्यू सी आई में, क्यू सी आई में दिख रहा है कि जो बीटा है वो आर प्लस गामा, इनके समेशन के बराबर हो जाएगा यहाँ पे। तो बीटा इज इक्वल टू आर प्लस गामा। ठीक है, तो ये इसके बराबर हो गया यहाँ पर इसमें। अब इसके बाद में आपको इस रिलेशन का यहाँ पे यूज़ करना है। तो इस रिलेशन का यूज़ करने के लिए आप यहाँ से आई ऑब्टेन कर लो, आई हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। यहाँ से आर ऑब्टेन कर लो, आर यहाँ पर हो जाएगा बीटा माइनस गामा। तो अगेन इनका यूज़ में स्नेल्स लॉ की पहली इक्वेशन जो बनी थी वहाँ पे कर रहा हूँ इसमें। तो n1 और आई को आप यहाँ पर लिख सकते हो n1 आई इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा, n2 और r के साथ में यहाँ पर आप लिख सकते हो r कैन बी रिटन एज बीटा माइनस गामा। और जैसे पहले हम करते आए उसी तरीके से, जैसे जो टेन अल्फ़ा है, टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस, कुछ इस तरीके का आएगा इसमें। तो टेन अल्फ़ा इज़ क्यू पी डिवाइडेड बाय यू, और क्योंकि पहले हमें पता है कि अल्फ़ा स्मॉल एंगल है तो ये अल्फ़ा ही हो जाएगा। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू क्यू पी बाई यू लिखा जा सकता है यहाँ पर इसमें। इसी तरीके से आप बीटा को यहाँ पर लिख सकते हो क्यू पी बाई दिस आर। इसी तरीके से जो गामा यहाँ बन रहा है एंगल, गामा कैन बी रिटन एज क्यू पी डिवाइडेड बाई पी आई, तो क्यू पी डिवाइडेड बाई वी। इन सबको इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं जो इक्वेशन बन रही है। तो n1 अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा इज़ क्यू पी बाई यू, बीटा इज़ क्यू पी बाई आर, दिस इज इक्वल टू n2 बीटा इज़ क्यू पी बाई आर एंड गामा इज़ क्यू पी बाई वी। क्यू पी दोनों साइड से कैंसिल किया जा सकता है, और कैंसिल करने के बाद फिर फर्दर सिंप्लीफिकेशन, तो n1 बाई यू प्लस n2 बाई आर, n2 बाई आर माइनस n2 बाई वी। u और v के टर्म्स को मैं एक साथ अरेंज करता हूँ यहाँ पर आगे। तो n2 बाई वी
प्लस n1 बाई यू, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर सॉरी ये n1 बाई आर होगा, दिस विल बी n2 बाई आर माइनस n1 बाई आर। थोड़ा इनको रीअरेंज कर लिया टर्म्स को इधर उधर। अब आंसर इससे लाया जा सकता है, अगर हमें u पता है, n1 n2 पता है, r पता है, तो आंसर इससे लाया जा सकता है, लेकिन ये सिर्फ इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए होगा। इस पर्टिकुलर सिचुएशन, जब भी ये पर्टिकुलर सिचुएशन दी जाएगी तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ करो। उसमें v और u सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड रखना होगा, क्योंकि सिर्फ डिस्टेंसेज हैं फिलहाल तो भी यहाँ पर ये, क्योंकि जो भी ज्योमेट्री आप करते हो तो ज्योमेट्री में तो हमेशा यहाँ पर ये पॉजिटिव वैल्यूज़ ही होती हैं सबके सब यहाँ पर इसमें। लेकिन जैसे अगर जो लोग स्टार्टिंग से और ऑनेस्टली सिंसियरली फॉलो करते आ रहे हैं वीडियोज़ को, तो स्फेरिकल का जब मैं डेरिवेशन कर रहा था तो मैंने बताया था वहाँ पर कि अगर हमें हर सिचुएशन के लिए बार बार ये सारी प्रोसेस को करना पड़े, इस और डेफिनेटली मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंसेस की, तो फिर क्वेश्चन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में कई बार एक से ज़्यादा भी रिफ्लेक्शन कराने पड़ते हैं। तो बार बार हम ये सारा प्रोसेस करें, जैसे मान लीजिए मैं अलग अलग क्या सिचुएशन की बात कर रहा हूँ, हो सकता है कि कुछ इस तरीके के दे दिया जाए, हो सकता है कि यहाँ पर जो इमेज बन रही है वो यहाँ पर वर्चुअल बन जाए, ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो जाए, कुछ अलग अलग तरीके की सिचुएशन यहाँ पर हो सकती हैं। तो सभी सिचुएशन के लिए बार बार डराइव करना इतना आसान नहीं होगा, यानी कि टाइम टेकिंग भी होगा और लेंदी भी होगा यहाँ पे। तो इसीलिए साइन कन्वेंशंस इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, जिससे कि हर एक सिचुएशन के लिए फार्मूले का यूज़ हो पाए। हम बस एक बार फार्मूला डराइव करें और उसी का यूज़ बार बार हमेशा करते जाएं। तो यहाँ पर अब साइन कन्वेंशंस को अप्लाई करके फार्मूले को जनरलाइज किया जा रहा है, ठीक है। तो फार्मूले को जनरलाइज करते हैं साइन कन्वेंशंस को अप्लाई करके। तो हमने जो सिचुएशन यहाँ पे ले रखी है उसमें हमारा यू जो होना चाहिए था वो नेगेटिव होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन ये कहता है कि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन जो ये है, इस डायरेक्शन में अगर आप जो भी डिस्टेंस मेजर करते हो पॉजिटिव होगा, और डिस्टेंसेस कहाँ से मेजर किए जाएंगे, तो हमेशा की तरह इस पोल से मेजर किए जाएंगे। लेकिन ऑब्जेक्ट तो आपका इधर लाई कर रहा है, तो अगर आप ऑब्जेक्ट को मेजर करने जाओगे, ऑब्जेक्ट का जो कोऑर्डिनेट होगा बेसिकली, तो वो कोऑर्डिनेट नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि पी से ओ कुछ इधर का डायरेक्शन है। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या v के लिए मेरे को साइन चेंज करने की जरूरत है, तो v के लिए परफेक्ट है, पॉजिटिव साइन ही होगा यहाँ पे, लेकिन u के लिए आपको नेगेटिव साइन लाना पड़ेगा। तो अप्लाइंग साइन कन्वेंशन, अप्लाइंग और साइन कन्वेंशंस वो के वो चलते आ रहे हैं और हर जगह वही रहेंगे। बाद में हम लेंसेज पढ़ेंगे, वहाँ पर भी यही साइन कन्वेंशंस रहेंगे इसी तरीके के। तो n2/v, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। u किस जगह पे हमें नेगेटिव यूज़ करना चाहिए था, तो ये हो जाएगा n1/u। और r, तो पोल से अगर आप सी तक जाओगे तो p से c अगर इधर जाएंगे तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन में ही आप मूव कर रहे हो, यही हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन है। तो r में भी कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, और r को आप कॉमन लेकर के एलसीएम लेके ऐसे लिख सकते हो n2 - n1/r। अब ये जो फॉर्मूला यहाँ बन गया, दिस इज़ अ जनरलाइज्ड वर्जन, ये एक जनरलाइज्ड वर्जन हो गया, और इस फॉर्मूले को याद रखना पड़ेगा। लेकिन ये भी याद रखेंगे कि ये किस सिचुएशन के लिए वैलिड है, तो इट इज़ वैलिड फॉर नियर नॉर्मल इंसिडेंस ओनली। वैसे क्वेश्चंस में जब तक हिंट ना मिले तब तक हम हमेशा इसी से काम चलाएंगे, और ये मान के चलिए कि करीब करीब 100% क्वेश्चंस जो होंगे, 99.99% जो क्वेश्चंस होंगे उसमें इसी फार्मूले का यूज़ किया जाएगा। इस फार्मूले को समझने के लिए ऐसे बोल सकते हैं कि कैसे समझना है इस फार्मूले को, तो n2 यहाँ पर किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसमें लाइट जा रही है, n1 किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसमें लाइट इंसिडेंट हो रही है। तो लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है, तो लाइट इज़ गोइंग फ्रॉम n1 टू n2। तो जहाँ से जहाँ लाइट जा रही है, तो जहाँ गई वो हमारा दूसरा मीडियम हो जाएगा, जहाँ पहले थी वहाँ पर वो फर्स्ट मीडियम हो जाएगा। तो n1 एक तरीके से फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, n2 यहाँ पे सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो n2 ये रिफ्रैक्टेड मीडियम जिसमें रिफ्रैक्ट होकर के गई है, और n1 यहाँ पर इंसिडेंट मीडियम है। ठीक है, हम कुछ क्वेश्चंस भी लेंगे इनके ऊपर, तो वहाँ से भी आइडिया लग जाएगा कि इनको यूज़ कैसे करना है। तो दिस फॉर्मूला हैज़ टू बी रिमेंबर्ड, और जब भी अप्लाई करेंगे साइन कन्वेंशन के साथ अप्लाई करेंगे इस फॉर्मूले को। ये जो फॉर्मूला यहाँ पर डराइव हो क्या है, इस फॉर्मूले को आप प्लेन सरफेस के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो दिस फॉर्मूला कैन ऑल्सो बी अप्लाइड फॉर ए प्लेन सरफेस, और प्लेन सरफेस के लिए बस चेंज यहाँ पे क्या आएगा, तो अगर कोई प्लेन सरफेस आ रही है तो उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है फॉर प्लेन, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है दैट विल टेंड टू इन्फिनिटी। तो अगर आप आर को इन्फिनिटी अगर से पुट कर दो तो आपको एग्जैक्टली वही आंसर्स मिल जाएंगे जो आंसर्स प्लेन सरफेस के लिए हमने वहाँ पे डराइव किए थे, कैलकुलेट किए थे। तो आर इन्फिनिटी तो 1/r यहाँ पे हो जाएगा 0, और उससे n2/v दिस इज इक्वल टू n1/u,
या आप डायरेक्टली v लिख लो यहाँ से। तो अगर आप v लिखते हो तो v इज़ इक्वल टू u और उसके बाद में n1/n2। तो इसी फॉर्म में आता था। v एक तरीके से यहाँ पे ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस है, तो दिस विल बी डी एपरेंट, एपरेंट डिस्टेंस, ये एक्चुअल डिस्टेंस, और कहाँ से कहाँ जा रही है, n1 से n2 में जा रही है, एक तरीके से ये n रिलेटिव हो गया। तो एग्जैक्ट ये वही फॉर्मूला यहाँ पर आ रहा है r को इन्फिनिटी पुट करके। अब इसके बाद में जो स्फेरिकल सरफेस रिफ्रैक्शन है उसमें ट्रांसवर्स या लेटरल मैग्नीफिकेशन कितना होगा ये देख लेते हैं। तो वैसे मैं इस फॉर्मूले को डराइव कर रहा हूँ, लेकिन कोई खास ज़रूरत है नहीं इसको डराइव करने की, लेकिन फिर भी बहुत ईजी डेरिवेशन है तो इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये किसी हाइट का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसको मैं एच ओ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। एच ओ मीन्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इस पॉइंट की इमेज ऑब्टेन करने के लिए आप एक ऐसे रे ड्रॉ कर सकते हो जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो जाए और उसके बाद में वो नॉर्मल इंसिडेंट हो जाएगी। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होते हुए मैं एक रे यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो ये नॉर्मल इंसिडेंस है, तो जो इंसिडेंट रे है वही रिफ्रैक्टेड रे होगी, और जो भी इस पॉइंट की इमेज है वो इस लाइन के ऊपर लाई करेगी। मान लीजिए यहाँ कहीं पे मेरे को इसकी इमेज मिल गई, तो दिस इज़ योर हाइट ऑफ इमेज। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये हो गया हाइट ऑफ इमेज। अब इसमें कुछ डिस्टेंस है, जैसे ये डिस्टेंस आपका हो गया v, ये डिस्टेंस हो जाएगा r। तो यहाँ पर जो ट्राइंगल बन रहा है, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल है, तो सिमिलरिटी का यूज़ किया सकता है। तो सिमिलरिटी का मैं यूज़ कर लेता हूँ इसमें। तो इट कैन बी रिटन यूजिंग सिमिलरिटी एच आई अपॉन एच ओ, दिस कैन बी रिटन एज, तो एच आई पहले लिखा है तो ये डिस्टेंस आएगा और ये डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ पे v माइनस आर। फिर एच ओ यहाँ पर लिखा हुआ है तो एच ओ ये पूरा डिस्टेंस हो जाएगा इस ट्राइंगल में, तो दिस डिस्टेंस विल बी u प्लस आर। और इसमें अगर साइन कन्वेंशंस अप्लाई कर लिए जाए तो जो इस तरीके का होता है उसके लिए हम नेगेटिव बोलते हैं, और जो इस तरीके की हाइट होती है, यानी कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पॉजिटिव और इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो नेगेटिव, तो इट विल बी माइनस एच आई अपॉन एच ओ। दिस वुड बी इक्वल टू v पॉजिटिव कोऑर्डिनेट है, r भी पॉजिटिव कोऑर्डिनेट होगा, फिर उसके बाद में u नेगेटिव कोऑर्डिनेट है माइनस u, और r पॉजिटिव कोऑर्डिनेट है तो प्लस ही रह गया यहाँ पर इसमें। उसके बाद में अगर मैं इसको ऐसे अरेंज कर लूँ, यहाँ का जो माइनस है उसको मैं आर एच एस में भेज देता हूँ, तो आर एच एस में अगर मैं माइनस को यहाँ भेज दूँ तो यहाँ प्लस और यहाँ पे फिर माइनस हो जाएगा, तो इट विल बी v माइनस आर डिवाइडेड बाय u माइनस आर। और मैग्नीफिकेशन डिफाइन कैसे होता है, तो हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसका आंसर हमारे पास में आ गया v माइनस आर डिवाइड बाय u माइनस आर। और इसमें जो भी वैल्यूज़ आप पुट करोगे वो सभी वैल्यूज़ साइन के साथ पुट करोगे, चाहे वो इसकी वैल्यू एच आई की वैल्यू हो, चाहे एच आई तो हमें कई बार कैलकुलेट भी करना पड़ता है, कई बार पता भी होता है, तो जो भी चीज़ें हमें पता है उनकी वैल्यूज़ को हमेशा साइन के साथ पुट करना होगा, और अननोन जो भी क्वांटिटी है वो साइन के साथ ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगी। इस फॉर्मूले को समटाइम्स आर के बिना भी यहाँ पर कैलकुलेट किया जाता है, कि आर को एलिमिनेट किया जाता है यहाँ से। तो अगर मैं आर को यहाँ पर एलिमिनेट करना चाहूँ तो आर को एलिमिनेट करने के लिए अभी जस्ट जो हमने डराइव किया फॉर्मूला n2/v माइनस n1/u, दिस इज इक्वल टू n2 माइनस n1/r। तो इस फॉर्मूले से आप r की वैल्यू यहाँ पर इसमें रख सकते हो, वो मैं नहीं करके दिखा रहा हूँ, इसमें किया जा सकता है, लेकिन डेफिनेटली वो थोड़ा सा लेंदी होगा तो इसलिए मैं उसको स्किप कर रहा हूँ। तो r की वैल्यूज़ आप यहाँ पुट कर लो, और r की वैल्यू पुट करने के बाद में आपको जो फाइनल आंसर मिलेगा उसको भी आपको ज़रूर याद रखना चाहिए। तो वो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि बहुत बार हम उसी आंसर को यूज़ कर लेते हैं। तो वो आंसर हो जाएगा n1v बाय n2u। कई बार इसको याद करने के लिए कुछ लोग ऐसे भी लिख देते हैं कि v, ठीक है, v जो है वो किस मीडियम में, n2 वाले मीडियम में, तो v बाई n2 डिवाइडेड बाई u बाई n1। तो इस तरीके से भी याद रख सकते हो, तो जैसे याद रह जाए उस तरीके से याद कर लिया जाए इसको। तो m इज़ इक्वल टू या तो v माइनस आर डिवाइड बाई u माइनस आर, या फिर n1v डिवाइड बाई n2u। इस तरीके से दिस इज़ लेटरल मैग्नीफिकेशन। इसके बाद में लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन लेते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन ऐसे ऑब्जेक्ट्स के लिए जो कि प्रिंसिपल एक्सिस जो बनी हुई है एक्सिस के अलॉन्ग रखे जाते हैं उनके लिए। तो हमने स्फेरिकल मिरर में भी ये टॉपिक पढ़ा हुआ है। तो स्फेरिकल मिरर में जो हमने ये टॉपिक पढ़ा था तो मैंने बताया था कि जैसे अगर यहाँ पे अगर ये कोई इस तरीके का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ए और बी ऐसे, तो ए की इमेज निकाल लो, बी की इमेज निकाल लो, और दोनों इमेजेस के बीच में कितना गैप है उससे लेंथ ऑफ इमेज आ जाएगा। तो लेंथ ऑफ इमेज डिवाइड बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। फिर वहाँ पर ये चीज़ भी निकल कर के आई थी कि अगर ऑब्जेक्ट काफ़ी स्मॉल लेंथ का है, किसके कंपैरिजन में काफ़ी स्मॉल लेंथ, तो यू और आर जो भी दिए गए उनके कंपैरिजन में स्मॉल लेंथ का अगर हो तो डिफरेंशिएट करके भी आप कर सकते हो इसको। तो
मैं फ़िलहाल स्मॉल लेंथ के लिए यहाँ पर इसके फार्मूले को लिख रहा हूँ, क्योंकि बड़ी लेंथ के लिए फार्मूले का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, वो सिंपली लेंथ निकालनी पड़ेगी वहाँ पर इसमें। तो फॉर स्मॉल लेंथ ऑब्जेक्ट्स, अगर स्मॉल लेंथ का ऑब्जेक्ट है तो आपको सीधे सीधे इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, n2/v माइनस n1/u, दिस इज n2 माइनस n1/r। तो डिफ्रेंशिएट दिस फॉर्मूला, तो अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दूँ तो -n2/v² आ जाएगा, और उधर का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो n1/u²du। और क्योंकि यहाँ सभी क्वांटिटीज़ ये कांस्टेंट क्वांटिटीज़ हैं, r वगैरह सब कुछ, तो दिस विल बी 0। यहाँ से आप dv/du निकालो। dv का मतलब होता है कि जो भी दो कोऑर्डिनेट्स हैं, सॉरी du जो यहाँ पे लिखा होगा, du का मतलब होगा जो भी ऑब्जेक्ट के जो दो कोऑर्डिनेट्स हैं, इन दो कोऑर्डिनेट्स के बीच में कितना गैप है यहाँ पर, तो वो गैप यहाँ पे डी होगा, और वही गैप एक तरीके से क्या होता है, साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाता है, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाता है, एंड दिस इज़ इक्वल टू, तो जो आप dv/du करोगे तो उसके इसमें v²/u², और फिर n2 यहाँ नीचे आएगा, तो दिस विल बी n1/n2 v²/u² हो जाएगा। तो इस फार्मूले को याद करना होगा, dv/du। फिर इसके बाद में अगर वेलोसिटीज़ वगैरह अगर कैलकुलेट करवाई जाए कि इमेज ऑब्जेक्ट चल रहा है तो इमेज किस वेलोसिटी से चलेगी, तो ये जो इक्वेशन है इसी को अगर आप टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते तो उससे हो जाता है। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे वेलोसिटीज़ के लिए भी लिख देता हूँ, मैं इसी को dt से डिवाइड करके लिख देता हूँ, तो dv/dt, दिस इज़ वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू दिस स्फेरिकल सरफेस d/dt। और फिर उसके बाद में du/dt को उधर भेज देते हैं, तो n1/n2 v²/u² du/dt। ठीक है, तो अगर ये कैलकुलेट करना है तो इस तरीके से कैलकुलेट होगा।